The Memon Merchant Association Parvani's Mojul Muslimin High School. Subject Science First. चैप्टर 1 ग्रेविटेशन का पार्ट 3 ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तलबा, 2 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं और उनकी उसी सीरीज़ का तीसरा सिलसिला ये यहाँ पर मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। पार्ट्स में वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप बारीकी से हर चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें, आपको ये चीज़ें मुश्किल न लगें। हम चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। टॉपिक में पहली आज जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें पहली चीज़ है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, ये आपको इसी तरह से याद भी करना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, every object in universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. ये इतना बड़ा कानून आपको लग रहा होगा कि लंबा चौड़ा है। नहीं, इसको 3 छोटे हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। 3 छोटे हिस्सों में पहला हिस्सा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, दुनिया की हर शय, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरी शय को एक मखसूस फोर्स के ज़रिए से अट्रैक्ट करती है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स कौन सा है और वो कितना होगा। तो फोर्स 2 चीज़ों के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में रहेगा एक, और फिर वो कैसा है तो उसके और 2 टुकड़े हम लोग कर सकते हैं। पार्ट 2 में इसका बोलूँगा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि जो अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो उनके जो भी मासेस होंगे उनके मासेस के हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। आपको यहाँ पर पहला अगर पॉइंट जहन में आ गया कि हम यहाँ पर पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि दुनिया की हर शय दूसरी अशिया को, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरी हर शय को एक डेफिनेट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा और तीसरा 2 पॉइंट को मैं स्प्लिट अप करता हूँ आपको आसानी के लिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने उसका दूसरा पॉइंट बनाया, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। इमेजिन कीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स जिनके कुछ मासेस हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंसेस हैं। तो उनका जो 2 मासेस हो गए, 2 ऑब्जेक्ट्स के बजाय आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आप हैं और आपके साथ आपकी एक फ्रेंड बैठी हुई है आपके आसपास में, और उन दोनों के बीच का जो उनके जो मासेस होंगे वो m1 m2, और उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो d कहलाएगा। ये 2 ऑब्जेक्ट्स, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे का m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक मखसूस फोर्स जिसको हम F का नाम देते हैं से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप m1 m2 वाले 2 मासेस रखिए, आप आपका फ्रेंड ले लीजिए, कोई भी 2 चीज़ें अगर हैं तो वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं ये बताता है न्यूटन का कानून। जब तक आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ नहीं सकेंगे। तो अगर ये कंडीशन है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस d और उनके मासेस m1 m2 हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ? वो जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैं इसको सिंबॉलिकली और मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ पर उसको क्लियर कर दूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब रहेगा अगर एक साइड बढ़ती है तो दूसरी साइड की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर ऐसा रिलेशन है दोनों के बीच में तो हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि m1 और m2 अगर ये जो प्रोडक्ट है इनका ये बढ़ता है तो उनके बीच का फोर्स भी बढ़ेगा।
और m1 m2 दोनों का हासिल ज़रब अगर कम होता है तो फोर्स भी कम होगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है उसका, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का डिस्टेंस याद रखिए हमने d लिया था, तो मैं इनवर्स प्रोपोर्शन को लिख रहा हूँ 1/d²। 1 अगर हो तो हम इसको इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो मतलब बताया था उसका n उल्टा मतलब यहाँ पर होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा d की वैल्यू कम है, मतलब डिस्टेंस कम है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर फोर्स कम हो जाएगा। नॉर्मल लॉजिक वाली बात है, इसको बहुत बड़ी साइंस समझ कर मत समझिएगा। फोर्स ज़्यादा हो तो डिस्टेंस कम होगा, मतलब दो चीज़ें अगर करीब रखी हुई हों तो उनके बीच का फोर्स ज़्यादा होगा। दोनों जितनी दूरी पर जाती जाएं उनके बीच का फोर्स उतना कम 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 होता जाएगा। तो ये दो टुकड़े, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो दोनों इक्वेशन है, अगर दोनों को कंबाइन लिख दिया जाए तो आपके पास इक्वेशन बनेगी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d²। मतलब यही जो दो इक्वेशंस थे उन दोनों को मैंने कंबाइन लिख दिया। अब हम साइंस में प्रोपोर्शनैलिटी देखने के बाद इसके साइन को हटाकर जब इक्वालिटी की साइन लाते हैं, मसावियत की अलामत लाते हैं, तो हमको वहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड दैट कांस्टेंट हियर इन दिस केस इज द कैपिटल G एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। एंड योर इक्वेशन बिकम्स F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d²। यहाँ पर G की वैल्यू, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कहा गया, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जहन में रखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उसका, तो आपको लिखना पड़ेगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d²। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको जो बुक में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पार्ट 1 में पढ़ते आ रहे हैं। इसका और मैं ज़्यादा डिटेल रिवीजन यहाँ पर नहीं करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ याद ना आ रही हो तो पार्ट 1 के चैप्टर के वीडियो में जाकर देख लीजिए, वरना ये वीडियो लंबे होते चले जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब उसकी कदर कितनी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला, कि बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट्स दे आर इन सर्कुलर मोशन। कैप्लर्स लॉ जहन में लाइए। कैप्लर्स के 3 लॉस पढ़े हुए हैं आपने, और वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट एलिप्टिकल हैं। उनके 2 फोकल पॉइंट होते हैं, एक पे सन होता है, और जो ऑर्बिट्स होते हैं वो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। तो न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा था कि जितने भी प्लैनेट सूरज की तरफ गर्दिश करते हैं, द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन देम बाय द सन। तो सूरज की तरफ से सूरज की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से वो उसके अतराफ गर्दिश करते हैं। अब वो फोर्स कैसा है, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, कि एक प्लैनेट एक सन या 2 प्लैनेट हों, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो अगर आपको पूछा जाए कि उनमें फोर्स कितनी है, तो आपके पास 2 जवाब अभी फ़िलहाल तैयार हैं। एक तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वही चीज़ यहाँ पर है। एक्चुअली ये समझाने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाया गया। तो इस जो पॉस्टुलेशन, मतलब इस कानून को, इज सेड टू बी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ये न्यूटन के कानून का, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो लास्ट पार्ट है उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर और मेंशन की गई है, द ग्रेविटेशन फोर्स इज मच वीकर दैन द अदर फोर्सेस। मतलब दुनिया में जितने फोर्सेस हैं इनमें कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, बहुत वीक होता है। थोड़ा सा सोचिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के बीच ज़्यादा होता तो फिर आप अपने आसपास की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती।
मगर हकीकतन ऐसा नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों, कि जब दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, फिर आप एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट करते, या दूसरी चीज़ें आपकी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट करती, तो यू शुड रिप्लाई दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्सेस एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। उनके मासेस ज़्यादा हैं और उस वजह से जो है तो ये सारी चीज़ें मुमकिन होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसी ताल्लुक से कि अब इसका आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया हुआ है, तो प्लीज़ बुक सामने रखिए। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बुक सामने रखेंगे आप तो ये चीज़ें आपको समझने शुरू होंगी। अब ये मेरी तरतीब में देखिए कि ये स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, ये 9 से पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। अब आगे, नाउ कीप द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज 2πr, आपके बुक के स्टेप्स में लेकर चल रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लैनेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो उस इलिप्टिक के, उस सर्कुलर मोशन के सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, तो 2πr। अब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। हमने स्पीड के फॉर्मूले में 2πr डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लैनेट रखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स डेरिवेशन। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमने ऊपर पढ़ के आए v की वैल्यू, v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन आपकी शुरू होती है फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट्स बाय सन। याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं mv² अपॉन r। फिर इसके बाद आपने जो ऊपर वैल्यू पढ़ी थी v की, वो वैल्यू यहाँ पर v की जगह पर रखें आप, तो इक्वेशन आ जाएगी f इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट 2πr अपॉन कैपिटल T स्क्वायर होल डिवाइड बाय r। मतलब यहाँ पर हमने v की वैल्यू रख के ये इक्वेशन लाई। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, तो आपकी इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से, f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। और फिर फाइनली इस डेरिवेशन को आगे ले जाते हैं हम, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस विथ आर स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को सेम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। हमने यहाँ पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आई। तो आपके पास मगर कैपलर्स का तीसरा लॉ कहता है कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के मीन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा बदली रहेगी। तो हम आर स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, सॉरी आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पर हम के रखते हैं, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आगे की तरफ चलते हैं टॉपिक में। आपको एक छोटा सा बिट दिया हुआ है यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 6 पर कि लो एंड हाई टाइड्स। लो एंड हाई टाइड का मतलब क्या होगा, अब मैं इसको मुख्तसरन समझाना चाहूँगा कि समझिए इस फिगर में आपको ये ज़मीन और उसके बाद ये चांद है, तो चांद की जो गर्दिश, चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से समंदरों के पानी में, उर्दू में जिसको आप मद्दो जज़र कहते हैं, पानी जब ऊंचा चढ़ा हुआ हो तो हाई टाइड, और अगर उसकी लहरें निचली हो, पानी की सतह निचली हो तो लो टाइड कहेंगे। इस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरफ चांद है उस तरफ हाई टाइड वाला इलाका है, और जहाँ चांद से अपोजिट आ गए आप उस तरफ भी हाई टाइड वाला इलाका है। मगर उसके जो दूसरे दो हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से आपको लो टाइड वाले नज़र आते हैं। यहाँ पर फिर एक फिगर के ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही जगह की दो अलग अलग शक्लें आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें एक जगह पर ये जो मछली पकड़ रहा है ये हाई टाइड का वक्त है, समंदर में पानी की लहरें ऊंची है, पानी चढ़ा हुआ है। इसका मतलब इस वक्त
मून इसकी तरफ है, चांद की गर्दिश पानी को अपने, चांद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को अपनी तरफ कशिश करती है, जिससे पानी में उछाल पैदा होगा और वो ऊपर आएगा। उसी जगह पर ये जो बाजू में लगी हुई तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर लो टाइड की है, सेम जगह की तस्वीर है, उसी जगह की, लेकिन पानी आपको समंदरी सतहों से एकदम दूर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये लो टाइड एंड हाई टाइड ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मुमकिन होते हैं।